स्क्रीन पे एक ग्राफ देख रहे हैं आप 1995 और 2025। जापान को देखिए, जिसकी नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 1995 में $44,000 की थी, वो आज 2025 में $35,000 की है। और उस समय अमेरिका की कम, और अमेरिका बुरी तरीके से डर गया था और यहीं पे साइन हुआ था प्लाजा अकॉर्ड, और इस प्लाजा अकॉर्ड ने जापान को तबाह कर दिया। और होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो अपना असर बहुत लंबा छोड़ते हैं। भारत और जापान की बात करें तो भारत और जापान का रिश्ता आज से नहीं है। कहा जाता है कि जापान में बौद्ध धर्म भारत के रास्ते गया। इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि भारत के साथ जापान के संबंध नेताजी सुभाष चंद्र के समय हो या फिर आज के समय हो, लगातार बना हुआ है। कभी भी भारत और जापान के बीच में किसी तरीके की दुश्मनी नहीं आई है। पर आज एक ऐसी मुसीबत में जापान फंसा है जहां वो भारत से मदद मांग रहा है, और ये भारत के लिए ना बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत के पास चौतरफा दरवाजे खुल रहे हैं। और कहते हैं ना, समय जब अच्छा होता है तो चारों तरफ से सब कुछ अच्छा होने लगता है। कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से भारत के लिए अब दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जापान का असली खजाना अब खुद ब खुद भारत के पास आता हुआ दिख रहा है। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं जापान, इस छोटे से देश ने चाइना के नाक पर दम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अभी के चाइना के। ऐसा है कि जापान और चाइना का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है, जब जापान ने बुरी तरीके से धोया है चाइना को। लेकिन अब एक बार फिर से ये छोटा सा जापान परेशान कर रहा है चाइना को, और चाइना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि देखो, ये अब आधुनिक मिलिट्री बन रहे हैं, ये अपने मिलिट्री को मॉडर्न कर रहे हैं, इसे देखो, ये ज्यादा जरूरी है। आखिर जापान में ऐसी कौन सी बात है जो इतना ज्यादा टेंशन चाइना को होता है। लेकिन इस बीच जैसे कहते हैं ना कि किस्मत खुद भारत का दरवाजा खोल रही है, ऐसा ही सीन बन रहा है। और जापान भारत से एक बड़ी मदद मांग रहा है। हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी मदद करो। अब क्या करने वाला है भारत, और खुद उनके राजदूत ने ये मांग क्यों रखी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ भारत के अंदर, जिस तरीके से प्रदर्शन वगैरह हुए, उसके बाद एक बड़ा प्रश्न उठा, और जिसमें कहा जाने लगा कि सरकार झुक गई। अब इसके पीछे हर लोग हर तरह के तर्क देंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके का समय भारत के सामने है, इस मौके को छोड़कर गृह युद्ध में फंसना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। भारत के लिए ये बहुत ही अलग तरह का क्षण था, और इस क्षण में अगर भारत सही फैसले नहीं लेता तो गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता। अभी अगर आप देखें तो इन आर्टिकल्स को देखें, पहला तो ये, क्या भारत ताइवान के बाद दूसरा सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। दुनिया के सबसे अच्छे चिप अगर कहीं बनते हैं तो वो बनते हैं ताइवान में। लेकिन अब ये प्रश्न हो रहा है कि क्या दूसरा भारत बन सकता है, और इसका आंसर है हाँ। लेकिन इसे आप सोचेंगे तुरंत, तो तुरंत नहीं है। भारत के पास एक बड़ा मौका है। ताइवान जैसी स्थिति में पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में हुआ, अगर वैसा होता रहा तो किसी जन्म में नहीं पहुंचेगा भारत, ये बात तो तय है। पर हाँ, भारत के पास एक अवसर है। दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं। अगर ताइवान युद्ध में पड़ जाता है तो स्मार्टफोन, एआई, कार, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पर असर पड़ेगा। भारत इस मौके का फायदा करना चाहता है। भारत सरकार ने पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 को शुरू किया था। अब सेमीकॉन 2.0 के तहत लगभग 13 अरब के नए सहायता की घोषणा की है, ताकि भारत के अंदर ही चिप डिजाइन हो, चिप निर्माण हो, पैकेजिंग हो, परीक्षण हो, मशीनरी हो। और भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? डिजाइन। एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनियां, हजारों इंजीनियर भारत में दुनिया के सबसे जटिल चिप डिजाइन पर काम करते हैं। समस्या ये है कि डिजाइन में भारत मजबूत है, लेकिन बड़े पैमाने पर चिप निर्माण अभी शुरुआत में चल रहा है। अभी कहां तक पहुंचा है भारत अगर बात करें तो माइक्रोन, कैनेस सेमीकॉन, सीजी सेमी, इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह शुरू किया है। और कहा जा रहा है कि एक एडवांस चिप फैक्ट्री बनाने में करीब 20 अरब या उससे भी अधिक लग सकती है। लगातार और भरोसेमंद बिजली होना चाहिए, बहुत शुद्ध पानी होना चाहिए, विशेष रसायन, एडवांस मशीनें होनी चाहिए। तो भारत यहाँ कोशिश कर रहा है उस जगह पर पहुँचने का कि अगर चाइना
चाइना कल को ताइवान को हड़पने की कोशिश करता है या ताइवान फंस भी जाता है तो भारत दुनिया में वो जगह बन सके जहां चिप के लिए दिक्कत न हो। ये एक अवसर देख रहे हैं। वहीं दूसरा अवसर भारत के पास खुद चल कर आ रहा है और वो अवसर कहीं और से नहीं बल्कि जापान से निकल कर आ रहा है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जापान और भारत के बीच में डिफेंस के एग्रीमेंट हो रहे हैं। भारत के अधिकारी जापान के युद्धपोतों तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सिंबल है कि हाँ जी, हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जापान ने डिफेंस के क्षेत्र में सीधे सीधे कहा है कि हम को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। भारत के साथ साइबर रक्षा, महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की सुरक्षा पर भी काम करना चाहते हैं। दोनों पक्ष अंतरिक्ष, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इन पर काम करना चाहते हैं और इंडो पैसिफिक खुला रहे, नियम आधारित रहे, इन सब पर भी हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी भारत को लाभ क्या क्या हो रहा है? जापान से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत तक पहुंचने का रास्ता बना रही है और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। साइबर सुरक्षा, रक्षा अनुसंधानों में भी भारत को फायदा होगा। तो उनकी बूढ़ी होती हुई जनसंख्या। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये है जापान के राजदूत। जापान के राजदूत ओनो केइची, इन्होंने ये कहा है कि हम एक बूढ़ी होती आबादी वाला समाज है, हमें जापान में भारतीय प्रतिभा की जरूरत है। वो जापान की गिरती जनसंख्या, कम जन्म दर और श्रमिकों की भारी कमी से वो परेशान भी हैं। कई मौकों पर भारत और जापान के बीच एक दूसरे की मदद वगैरह हुई है। जापान की प्रतिभा की ही क्यों जरूरत है? वैसे तो बुजुर्गों की संख्या जापान में लगातार बढ़ती जा रही है। काम करने वाले लोग 15 से 64 वर्ष की आबादी घट रही है, पर अब जापान चाहता है कि एक ऐसे देश के साथ हाथ मिलाया जाए जो विश्वासी हो और यही वजह है कि यहाँ जापान और भारत के रिश्ते अब इस लेवल पर पहुँच गए हैं कि ऐसी बातें अब सीधे तौर पर जापान के राजदूत भारत के लिए कह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।